अस्सलाम वालेकुम। तमाम काश्तकार भाइयों, आज का जो लेक्चर है वो होगा गंदम की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी बातों का हमने ख्याल रखना है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इसके सेगमेंट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा किस्तों के अंदर हो सकता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों ने इसके जितने भी सेगमेंट्स हों, जितनी इसकी किस्तें हों, आपने सारे का सारा ये लेक्चर ध्यान से सुनना है। अगर आप ये लेक्चर पूरे का पूरा सुनेंगे तो आपकी पैदावार में खतर खा इजाफ़ा होगा। आप 70 मन तक भी पैदावार ले सकते हैं। गंदम की पैदावार ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको सबसे पहली जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका ख्याल रखना है कि वो ज़मीन को आपने कैसे तैयार करना है। ज़मीन की अच्छी तैयारी होगी तो ही उसकी जर्मिनेशन वो पूरी होगी और आपकी जो ज़मीन है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को और खादों को सही तरीके से इस्तेमाल में लाएगी और आपके पौधों को देगी। अब ज़मीन की तैयारी के अंदर जो अहम चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले आपने ज़मीन के अंदर नामियाती मादे की अच्छी मिक़दार उसमें दाखिल करनी है, ऐड करनी है। हमारी ज़मीनों, पाकिस्तान की ज़मीनों का जो नामियाती मादा है वो 0.5-0.6% है। इतना ही 1% है, यानी कम है। जिन ज़मीनों का नामियाती मादा 1% से कम होगा उसके अंदर पैदावार जो है गंदम की या किसी भी फसल की पैदावार वो अच्छी लेना तकरीबन नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है। आप पहले कोशिश करें अपनी ज़मीनों का नामियाती मादा बढ़ाएं। उसके अंदर आप कोशिश करें, जैसे ही अगर आपकी कोई कोर्स वैरायटी है, जैसे 86 वगैरह लगाई है आपने या हाइब्रिड वगैरह को काश किया है जो टाइम पर यानी उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग करते ही आपने उसकी कटाई करते ही फ़ौरन आपने ज़मीन जो है उसकी तैयारी की तरफ शुरू हो जाना है। सबसे पहले क्या करें, आप उसके अंदर जो आपकी ज़मीनें कलराठी हैं, पक्के रकबे वाली हैं, उनके अंदर जिप्सम के 10 से 20 जो है ना वो बैग डालें। डालते ही आपने उसके अंदर उसको ज़मीन के अंदर जो है ना वो मुड भी और आपकी जिप्सम, ये दोनों चीज़ें आपने ज़मीन में दबा देनी हैं। अगर पराली के लिए आपके पास कोई रोटावेटर या आपके पास चॉपर वगैरह है जो पराली को कुतर के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके कर सकता है तो फिर आप पराली को भी अंदर ज़मीन में दबा दें। अगर आपके पास पराली को ज़मीन में दबाने के लिए कोई मुनासिब हल वगैरह नहीं है तो आप उसको उठा लें और आग मत लगाएं। आग लगाने से उसके मुड भी और पराली जलती है, उससे नामियाती मादा भी जो है वो ज़ाया होता है। 80 किलो तक वो जो पोटाश है वो इस के अंदर मौजूद होती है, वो भी ज़ाया हो जाती है और 18 किलो फास्फोरस और 9 किलो नाइट्रोजन ज़ाया होती है। तो आप कोशिश करें कि ये पराली को आप आग न लगाएं, क्योंकि उससे जो ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स की जो तादाद होती है, जो जरासीम होते हैं जो ज़मीन की पैदावार को बढ़ाने के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप आग लगाने की बजाय आप उसको जो पराली है उसको उठा लें वहाँ से, और जो पीछे मुड बचते हैं उसके अंदर आपने जिप्सम डाली और आप जो है उसको मट्टी पलटने वाले हल के ज़रिए से उसको ज़मीन में दबा दें। ज़मीन में दबाने के बाद आप उसके अंदर पानी लगा दें। अगर पानी लगाएं और तकरीबन जब ये वतर कंडीशन में आ जाए, 10, 15, 20 दिन के अंदर वो वतर आ जाएगा, आपने उसके अंदर दोबारा फिर से हल चलाना है। 2 हल चलाएं और उसको रोटावेटर भी एक दो दफ़ा चला के ज़मीन को बुरबुरा, खूब बुरबुरा कर लें। बुरबुरा करने के बाद आप एक दफ़ा कोशिश करें कि उसको दाब के तरीके पर भी आ जाए। दाब के तरीके के अंदर हमने क्या करना होता है कि जब आप वतर आता है तो उसके अंदर जब हल चलाते हैं तो उसको आपने सुहागे के साथ, जो आपका हल चलाने के बाद आप उसको सुहागा देंगे तो वो सारा जो आपका उसके अंदर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो प्रिजर्व हो जाएगी और उसमें जो जड़ी बूटियाँ होगी वो सारी की सारी जो है ना काफ़ी मिकदार उसकी उग जाएगी। आपने सुहागा देने के बाद तकरीबन 8 से 10 दिन तक उसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है। जब उसमें जड़ी बूटियाँ उग जाएँ तो उसको दोबारा से हल चलाएं और उसके अंदर अपना बीज जो है कोशिश करें कि ड्रिल के ज़रिए काश करें। लाइनों में काश करेंगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा आएगी। तजुर्बात ने ये बात साबित की है। उसके अंदर अब एक नई तहकीक आई है जिसमें साइंसदानों ने ये साबित किया है कि अगर जो आपकी गंदम है इसको वट्टों के ऊपर काश किया जाए, पटड़ों पे काश करें, जिसको हम बेड सोइंग कहते हैं। पटड़े जो है ना वो बना के उसके ऊपर 4-4 लाइनें जो हैं वो गंदम की काश कर दी जाएं तो उसके गंदम की पैदावार में खतर खा इजाफा होता है।
अब तकरीबन हर इलाके के अंदर बेड सोइंग की मशीनें आ चुकी हैं। इसकी आप वो साथ ही बेड भी बनाती है वो ड्रिल, और साथ साथ उसकी 4-4 लाइनें भी लगाती हैं। वो ज़मीन से तकरीबन 1 फुट तक ऊंचा बेड होता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो बारिश का पानी है वो जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो पानी उस बेड के ऊपर नहीं आता, वो खालियों में रहता है और आपकी गंदम जो है वो पीली नहीं होती और वो पीला होने से बची रहती है। एक तो उसका फ़ायदा ये होता है, दूसरा उसकी गंदम को अपनी जड़ें जो है ना गंदम को नीचे ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक उसकी जाती हैं। और दूसरा, अगर बेड के ऊपर आप पानी नहीं चढ़ाएंगे तो जड़ी बूटियों के उगने के चांसेस भी बहुत थोड़े हैं और उसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल भी आसान है, क्योंकि जब आप उसको निवेशे लगाते हैं तो पहले पानी के ऊपर गंदम की सारी जड़ी बूटियाँ उस वक्त उग जाती हैं। इसमें चूँकि पानी जो है वो बेड के ऊपर नहीं चढ़ता, खालियों में रहता है, इस वजह से उसमें जड़ी बूटियों के उगने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए एक ये तरीका है कि आप उसके बेड बना लें, आपके पास अगर बेड शेपर है तो। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास बेड बना के उसके ऊपर काश करने वाली जो है ड्रिल है वो नहीं है, तो उसका तरीका क्या है, आप पहले गंदम का छट्टा कर लें। बीज का छट्टा करने के बाद आप उसके ऊपर बेड शेपर चला लें, जिससे आलूओं की आप बनाते हैं ना, जैसे वट्टे उसके बनाते हैं, बेड पटड़े बनाते हैं, खेलियाँ बनाते हैं, उस तरह आप एक खेलियाँ बनाने के लिए वो ड्रिल चलाएँगे, वो वाला हल चलाएँगे तो वो बाद में भी पटड़े बन सकते हैं, उससे भी पैदावार में इजाफा होता है। ये आपने जब ज़मीन की तैयारी मुकम्मल हो जाए तो उसके अंदर फिर आपने जो है ना अच्छा बीज, जो गंदम से जो अच्छा बीज गवर्नमेंट के अदारों से मंजूर शुदा जो बीज है वो आपने इसके अंदर काश करना है। गवर्नमेंट के अदारों से जो मंजूर शुदा बीज है वो इस आपको मैं चंद एक वैरायटियाँ उनकी बताता हूँ जो पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिसके ऊपर रस्ट का अटैक नहीं आया, यानी जिसके ऊपर फंगस या कुंगी जो है ना वो अटैक नहीं किया, उसके हमला नहीं हुआ और पैदावार भी उसने अच्छी दी है। उसमें जो अकबर वैरायटी है, अकबर 2019, इस वैरायटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसकी पैदावारी सलाहियत भी जो है वो 74 मन है और इस पर बिल्कुल भी कुंगी का अफेक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा अगली जो वैरायटी है वो है फ़ख्र बकर, इस पर भी कुंगी का हमला नहीं हुआ और उसकी पैदावारी सलाहियत वो 75 मन है। फिर एक बकर स्टार है, गोल्ड 2016 है, गाजी 2019 है, जोहर 2016 है और किसी हद तक अगर फैसलाबाद भी, जिन इलाकों के अंदर फैसलाबाद 2008, उस पर कुंगी का हमला नहीं हुआ, वो भी कुछ हद तक इसको काश्त कर सकते हैं। लेकिन फैसलाबाद 2008 पिछले 2 सालों से कुंगी की ज़द में आ चुकी है। साइंसदान कहते हैं कि जो वैरायटी कुंगी की ज़द में आ जाए तो कोशिश करें कि उस वैरायटी को दोबारा आगे मज़ीद काश्त ना करें, क्योंकि वो कुंगी को मज़ीद आगे फैलने का सबब बन सकती है। ये तो मंजूर शुदा इकसाम थी जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर हुई थी। उसके बाद अगला है कि हमने इनको वक्त काश्त इनका क्या होना चाहिए। जितनी भी मैंने आपको वैराइटीज़ बताई हैं इनको आप 1 नवंबर से इनकी बिजाई शुरू करें और कोशिश करें कि 30 नवंबर तक इसको मुकम्मल कर लें। इसमें जो फ़ख्र बकर है वो उसका बेहतरीन टाइम 1 नवंबर से 20 नवंबर है। बाकी जो मैंने आपको वैराइटीज़ बताई हैं वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक काश करें, बेहतर है। अगर 10 दिसंबर तक भी चली जाएं तो भी इसमें पैदावार में उतनी कमी नहीं आती, लेकिन अगर आप 10 दिसंबर से आगे जाएंगे तो पैदावार बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। होता यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे जैसे इसकी बिजाई लेट होती जाती है, तो उसकी जो गंदम के उगाव है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है जो उसका सही वक्त काश्त है जो मैंने आपको बताया 1 नवंबर से 30 नवंबर, इसके दरमियान में अपनी गंदम की बिजाई को मुकम्मल कर लें। अब आ जाती है इसका शरा बीज की बात। शरा बीज के अंदर आपने क्या करना है, ये बात याद रखें कि जो नवंबर के महीने के अंदर आप काश्त मुकम्मल करेंगे तो उसके अंदर आपको जो शरा बीज है वो 40 से 50 किलोग्राम तक रखें। 10 दिसंबर तक भी आप 50 किलोग्राम रखेंगे तो आपकी जर्मिनेशन उगाव जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आपकी जो बीज है वो आपने खालिस इस्तेमाल करना है और वो बीमारियों से पाक इस्तेमाल करना है और उसका उगाव 85% से कम नहीं होना चाहिए। 10 दिसंबर तक बिजाई मुकम्मल नहीं कर सके तो फिर आपने
बीज की शरह को बढ़ा देना है, यानी आपने 60 किलोग्राम बीज कर देना है अगर 10 दिसंबर से लेट हो जाए। अब बीज जो है ना उसकी मिकदार क्यों बढ़ाई जाती है, उसकी वजह ये होती है कि आप जब उगाव कम होगा तो 10 दिसंबर के बाद उगाव कम होगा तो आपकी जो टिलर्स बनते हैं ना, यानी प्राइमरी टिलर्स, वो कम होंगे। जब गंदम आप काश करते हैं तो सबसे पहला जो सिट्टा निकलता है ना उसको हम प्राइमरी टिलर कहते हैं, और उससे जो जड़ें निकलती हैं उनको हम प्राइमरी, सबसे पहले जड़ें उनको हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं। 10 से 15-20 दिन के बाद उसमें अगली जड़ें जो निकलती हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो जो मेन तना आपका होता है उसको खुराक देती हैं, और जो सेकेंडरी जड़ें जो बाद में निकलती हैं वो आपके जो शगुफ़े निकलते हैं, जो टिलर्स होते हैं, उनको वो खुराक देती हैं। हमेशा याद रखें जो मेन आपका जो बुनियादी प्राइमरी टिलर होता है उसकी वो सिट्टा भी बड़ा होता है और उसमें दाने भी ज़्यादा होते हैं। जो आपके सेकेंडरी टिलर साथ से निकलते हैं वो जिनको सेकेंडरी रूट्स देती हैं, खुराक देती हैं, इनकी साइज़ भी छोटा होता है, दाने भी उसमें कम होते हैं। इसलिए आप जब 10 दिसंबर के बाद आप बीज की मिकदार बढ़ाएंगे तो आप प्राइमरी टिलर्स बढ़ा रहे हैं। जितने प्राइमरी टिलर्स ज़्यादा होंगे तो आपकी पैदावार जो है ना वो ज़्यादा आएगी। अगर आप प्राइमरी टिलर्स कम हो गए तो पैदावार बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। ये आपने शरह बीज के हवाले से इस बात को ख्याल रखना है कि आपका शरह बीज जो है ना वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि जब आपने बीज को काश करना है तो उसको सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बीज की वजह से भी लग सकती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सॉइल से लगती हैं। जो बीज से लगती हैं उनको हम सीड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, और जो ज़मीन से लगती हैं उनको हम सॉइल बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। तो जब आप बीज को जहर लगाएंगे तो आपके बीज से लगने वाली बीमारियां और सॉइल बॉर्न, यानी सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न, इन दोनों बीमारियां जो है ना इनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो हवा से लगती हैं, जैसे रस्ट कुंगी है वो हवा से लगती है, वो सीड ट्रीटमेंट से उसका इलाज नहीं है। अब बात करते हैं कि ज़मीन से जो बीमारियां लगती हैं, यानी जो उसके अंदर से उसके बीज से बीमारियां लगती हैं, उनके अंदर आप जुज़वी कांगियारी या उसको करनाल बंट कहते हैं वो है, और एक गंदम की खुली कांगियारी, ये भी जो है ना वो सीड से लगती है। एक गंदम का अखेड़ा है, उसको फुट राट कहते हैं, ये भी जो है ना वो उसके सीड से भी लग सकती है और उसकी ज़मीन से भी लग सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके लिए आप सीड ट्रीटमेंट करें इन बीमारी से बचने के लिए। इसके अलावा भी एक बीमारियां हैं जैसे गंदम की ममनी या ईयर कोकल डिजीज़ और फ्लैग स्मट। ये जो बीमारियां मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़मीन से और उसके जो है ना बीज से भी लग सकती हैं। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं? सीड ट्रीटमेंट के लिए आपने कोशिश करें उसमें थायोफिनेट, ये एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है इसके लिए। वो आपने 3 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज आपने लगाना है, यानी अगर आपका 50 किलोग्राम है तो 150 ग्राम आपने थायोफिनेट इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप इसके अंदर अमीडाक्लोप्रिड वो और टिबोकोनाजोल, इसका एक मिक्सचर भी मिलता है, वो होता है 3 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम बीज को आपने लगाना है, यानी 150 मिलीलीटर आपका आएगा। ये आप इसको सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके लिए एक ड्रम बना होता है जिसमें कॉटन जैसे उसके अंदर उसको जहर लगाते हैं, उसका जब ऊपर से बूर उतारते हैं वो ड्रम होता है, उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास ड्रम नहीं है तो आप कोई भी शापर त्रोड़ा ले लें, जिससे जैसे के अंदर खाद आप डालते हैं उसमें जो त्रोड़ा निकलता है ना शापर, उसके अंदर आपने 2 किस्तों में तकसीम कर लेना है बीज को। 25 किलोग्राम पहले लगाना है, 25 किलोग्राम के बाद में लगाना है। 25 किलोग्राम को आपने ऐसा करना है कि जो आपका जहर है उसकी आधी मिकदार उसको आप 1 लीटर पानी के अंदर डाल के उसको हल करके 25 किलोग्राम के बीज के ऊपर आपने उसको छिड़क देना है। अब आपने उसको उस शॉपर में डाल के शॉपर को अच्छी तरह से हिलाना है कि वो बीज के अंदर लग जाए। ये काम आपने बिजाई से तकरीबन 4-5 दिन पहले कर लेना है और फिर बाद में उसको छाँव के अंदर सुखा लेना है। इसी तरह यानी 25-25 किलोग्राम जो है ना उसके 2 आपने हिस्सों में तकसीम करके उसको बीज को
जहर लगा के 4-5 दिन पहले आपने उसको हवा के छाँव के अंदर सुखा के और फिर आपने इसको काश करना है। ये हो गया इसका सीड ट्रीटमेंट। तेले के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ लोग इसके ऊपर तेले के ऊपर बाद जो है वो स्प्रे करना शुरू कर देते हैं जब इसका सिट्टा निकला होता है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना, तेले के ऊपर आपने स्प्रे नहीं करना। ये गवर्नमेंट जो है हमारी हुकूमत पंजाब, हमारी हुकूमत पाकिस्तान इसको बिल्कुल इसको मना करती है, और इसलिए मना करती है ताकि ये जहरों की वजह से हमारे दाने के ऊपर भी असर पड़ेगा और तेला आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त आएगी, तो आपको ज़्यादा जहरें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो तेले से बचने के लिए, बाद में जो तेले का हमला होता है उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके अंदर हर 100 मीटर के बाद आप उसके अंदर सरसों की 2-3 लाइनें काश कर लें। सरसों की लाइनें काश करने का क्या फ़ायदा होता है? सरसों की लाइनें काश करने का फ़ायदा ये है कि जो तेला होता है वो उसके ऊपर पीले फूल होते हैं उसके पीले फूल होते हैं उसके, तो तेला उस फूलों की तरफ चला जाता है। जब तेला उन फूलों की तरफ जाएगा, उसके ऊपर बैठेगा, तो याद रखें गंदम का तेला उसके ऊपर नहीं बैठता, उसका अलहदा से तेला होता है। गंदम का तेला गंदम पे रहता है और सरसों का तेला सरसों पे रहता है। अब लेडी बर्ड बीटल एक किसान दोस्त कीड़ा है, वो क्या करता है, जैसे ही इसके ऊपर तेला बैठता है, जैसे ही तेला पीले फूलों के ऊपर आता है सरसों के ऊपर, तो वो लेडी बर्ड बीटल उसको खाने के लिए आ जाती है। जब वो उसको खाएगी तो वो बड़ी तेज़ी से अपनी तादाद को बढ़ाती है। उसके बाद वो गंदम की तरफ शिफ्ट होती है और गंदम के तेले को बड़ी तेज़ी से उसको ख़त्म करती है। ये एक कुदरती तरीका है, ये कल्चरल कंट्रोल है। ये सारे ज़मींदार भाई इसको अपनाएं। इससे आपको सरसों की भी एक तो काफ़ी अच्छी मिकदार मिलेगी, आप उसको अपने बेच भी सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तेले से भी आपको निजात मिल जाएगी।